गुड मॉर्निंग। आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? अरे क्या बात है आपकी। खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। वैसे आज का जो ब्रेकफास्ट एट होम का जो शो है, जो हमारा आज का एपिसोड है, वो बहुत ही खास है, इसलिए कि आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कि जिनके काम और जिनके म्यूजिक और जिनके गानों के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। The one and only आलमगीर साहब। आज ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आलमगीर आ रहे हैं और क्या यादें किसी के बचपन की, किसी की जवानी की, किसी की जवानी के बाद की, किसी के शायद बचपन से पहले की भी यादें उनसे जुड़ी हैं, इसलिए कि उनका म्यूजिक जो है वो एक पायनियर म्यूजिक समझा जाता है। उनकी आवाज, उनका अंदाज कि आज पाकिस्तानी पॉप और पाकिस्तानी पॉप का जो उरूज 90s में देखा गया, उस सब के बानी आलमगीर। आज उनसे बहुत सी उनके दिल की बातें शेयर करेंगे और गप लगाएंगे। तो जनाब काम शाम जरा आगे पीछे जल्दी जल्दी कर लें, इसलिए कि हमारे और आपके प्यारे से आलमगीर आज सेट्स पे आने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स आज फैसल मूवी वाला भी है, जो कि हॉलीवुड की जो नई कुछ फिल्में रिलीज हुई हैं, जिन्होंने दुनिया भर में बहुत जबरदस्त सा कुछ बिजनेस भी किया है और तहलका मचा रखा है, उसकी कुछ फैसल मूवी वाला बात करने जा रहे हैं और कुछ रिकमेंडेशंस आपके लिए लेकर आएंगे। एंड ऑफ कोर्स आज मियां वाली से और स्वाबी से। मियां वाली वाले एकदम अटेंटिव हो गए और स्वाबी वाले एकदम अटेंटिव हो गए। यहाँ से क्या होने वाला है भाई, यहाँ से दो बड़े खूबसूरत हमें खत आए और आपको पता है कि ब्रेकफास्ट एट होम का जो फेसबुक पेज है, उस पर तो रोजाना हजारों की तादाद में आपके कमेंट्स, लाइक्स, शेयर्स, सब चीजें चल रही होती हैं, लेकिन एक्चुअल कागज पे लिखा खत जाहिर आजकल रिवाज नहीं रहा, तो कम कम आता है। और जब हमारे पास कोई खत आए तो हम बड़े खुश होते हैं। तो आज मियां वाली और स्वाबी से दो खतूत आए हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो ये सब है आज के ब्रेकफास्ट एट होम में हमारे पास आपके लिए। लेकिन चल के देखते हैं कि ट्रेनर तहमीना, ट्रेनर काशिफ के पास क्या है हमारे लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहें जी। क्या होने लगा है? कोर वर्कआउट आज करेंगे हम। Okay. बाकी सारी एक्सरसाइजेस के साथ साथ जो पेट की एक्सरसाइजेस का आप लोग कहते हैं कि भाई पेट कम करना है, तो ये जो हम प्लैंक्स और इस तरह की चीज़ें आपको बताते हैं, ये आप जहन में रखिएगा कि ये चीज़ें भी आपके एब्डोमिनल फैट को कम करने के लिए, या इवन अगर आप 6 पैक या कोई भी आपका जो भी वो है, उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये कोर की एक्सरसाइजेस मेरी जिम में फेवरेट एक्सरसाइजेस होती हैं। और मैं अक्सर ट्रेनर काशिफ को कहता हूँ कि काशिफ ये वाली, तो कहते हैं तौसीक भाई मतलब कुछ और भी जिंदगी में करना होता है जिम में आके। मैं फिर सच बता दूं? बता दो। आपने कुछ दिन पहले जो मेरा इतना बड़ा बना दिया स्कैंडल सा निहारी वाला, हाँ। लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं मैं नहीं खाता निहारी, और आप मुझे फिर वो कवर करना पड़ा। ये नहीं करते हैं पेट की एक्सरसाइज शौक से, इनको नहीं पसंद है, ऐसी बातें करते हैं आपके साथ। ये सच्ची सच्ची बातें। शौक से करता हूं। प्लैंक्स, तो प्लैंक्स क्या कोर की एक्सरसाइज नहीं है ट्रेनर तहमीना? आपने कहा कि पूरा वर्कआउट कोर का। नहीं, मैं ट्रेनर तहमीना, नहीं, मुझे बिल्कुल। आपकी मदद की इस वक्त जरूरत है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल प्लैंक जो है कोर की तहमीना, एक्सरसाइज मैं है, जाऊं सेट छोड़ के? आप लेकिन सच्ची सच्ची बातें नहीं करेंगे। लड़ाई होगी। हम पीछे फिर एक ही जैसे हो जाएंगे, मैं आपको निहारी फिर खिला दूंगी। चलें जी, सिनोर के साथ आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। पे आते हैं। बिल्कुल। कोर की एक्सरसाइज करने से पहले आपने स्टैंडर्ड क्रंचेस करने होते हैं 3 to 4 सेट। कोई भी एक्सरसाइज जिससे आपका कोर एरिया यानी कि पेट के सारे जो मसल्स हैं, फ्रंट, साइड ऑब्लिक्स, अपर एब्स, लोअर एब्स, वार्म अप अच्छे तरीके से हो जाए सारे पट्टे, फिर आपने पेट का वर्कआउट स्टार्ट करना है। ये भी बता दें, काशिफ ने बिल्कुल सही कहा है कि आपके सारी ये मसल्स इन्वॉल्व हैं और इसमें आपकी कमर भी इन्वॉल्व है, लोअर बैक भी। तो कोर पूरा है, ये नहीं कि सिर्फ आगे आगे फ्रंट, काम करना और ये पीछे नहीं। तो जिनको दर्द होता है ना, ये कमर वगैरह में भी तकलीफ हो जाती उसके लिए है, भी हेल्पफुल, उसके लिए भी हेल्पफुल शुरू है। करते हैं जी। अच्छा, थोड़ी लेकिन सी एक चीज हम एडवांस आपको साथ साथ बताते चलें कि कमर का दर्द साथियों एक ऐसी चीज है कि जिसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और कोई भी एक्सरसाइज सिर्फ हमारा शो देख के आप इसलिए ना कर लें कि काशिफ और तहमीना कर रहे थे, ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना। अगर कमर में आपको दर्द है या तकलीफ है, प्लीज फौरी तौर पे किसी ऑर्थोपेडिक या किसी हड्डियों के डॉक्टर या किसी फिजिशियन को आपने दिखाना है। ऐसे ही हमारा बस शो देख के कि ओह भाई इस शो में एक्सरसाइज हो रही थी, क्योंकि इससे आपकी इंजरी बढ़ भी सकती है। नहीं मालूम कि ये आपको इंजरी हुई है या आपका कोई और प्रॉब्लम है, क्योंकि कमर का दर्द जो है वो आपको मसल का प्रॉब्लम भी की वजह भी हो सकता है, वो आपकी बैकबोन यानी हड्डियों का मसला भी हो सकता है, और वो आपके जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, मसलन किडनी के अंदर अगर मसला है तब भी दर्द कमर में होता है। अगर पित्ते में, तिली में कोई मसला है तब भी कमर में दर्द फील हो सकता है। अपेंडिक्स का मसला है तो वो तो सामने होता है।
कहने का मतलब है शाटी का पेन हो सकती शाटी है का आपको। पेन, तो कमर का दर्द जो है उसको लाइटली नहीं लेना और ये नहीं समझना कि अच्छा ये सिर्फ जिम की किसी एक्सरसाइज का दर्द है, उसको सीरियसली लें और डॉक्टर को दिखाएं। जी अच्छा जी, पहली एक्सरसाइज जो है प्लैंक में है हम। डॉक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट, डॉक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट जी, डिपेंडिंग। अच्छा जी, हमने ये ऐड किया है चैलेंज, ठीक है, थोड़ा सा कर दें आप। हाँ बिल्कुल, एक वेट। अब आप 3 यानी 3 पॉइंट प्लैंक में आते हैं, यू लिफ्ट द वेट, मूव, और और shift हो आपकी रहा है। साइड पूरी काम करती है। जी। ओह यस, अब अगर ये 3 किलो या ये 8 किलो, अब 8 किलो उठाने के लिए आपकी बॉडी को फोर्स चाहिए, यानी अपना बैलेंस रखने के लिए, एंड देन यू कीप मूविंग। जी। अगर आप जिम में कहीं पे हैं तो जो वेटेड प्लेट्स होती हैं वो भी आप ले सकते हैं, एंड देन यू कीप मूविंग। अच्छा, इसमें करना क्या है कि 15-15 रेपिटेशंस आपने दोनों साइड्स पे करनी है, उसके बाद आप रेस्ट करें एंड दोबारा इसको आप ये करें। देखिए कि Okay. वेट शिफ्ट हो रहा है बॉडी का, बिल्कुल। और आपने बज़ाहिर तो देखने में आसान लग रही है, आपने वेट को उठाया आराम से, हाँ। रखा, और- ताकि वेट आपका पूरी बॉडी का शिफ्ट हुआ, मूव हुआ, कोर पे टेंशन पड़ी, देखें, और मैं अपने टोज भी रोटेट करूं, चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो कंफर्टेबल हैं तो ना भी कीजिए, कोई और मसला अगर नहीं है। ड्रैग करेंगे ना तो और मुश्किल होगा, जी, यानी रेजिस्टेंस अगर बढ़ गई। 8 किलो का जब आप ड्रैग करेंगे यानी ये और थोड़ा सा वेरी चैलेंजिंग है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे ये वाली एक्सरसाइज मैंने कभी ज्यादा इतनी नहीं की। प्लैंक्स के अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। हाँ, आज करेंगे। भाई जो आपकी फेवरेट एक्सरसाइज होती है उस पर तो पाबंदी नहीं होनी। प्रूव हिम रॉन्ग, दिस इज प्लैंक, ठीक है ना, यू जस्ट हैव टू हैव अ मुझे लगता है किसी तोसिक भाई को जोश आएगा, गुस्सा आएगा, कहेंगे मैं अभी तुम्हें करके दिखाता हूं। और ये मैं जैकेट शैकेट उतार के उधर चलो फेंकूंगा भाई, और मैं आ चलो जाऊंगा करते अच्छा फ्लोर जी, पे। अगली एक्सरसाइज भी आपने प्लैंक में आना है। आप बेशक चाहें तो जी। एल्बो पे आ जाएं, चाहें तो फुल हैंड पे आ जाएं। आपने हैंड एक्सटेंड किया, उसमें यू रेज द लेग। जी, अब इसमें चूंकि आप ऐसे आप करें, और आप चाहें तो Weight के मजीद साथ भी कर रेजिस्टेंस ऐड कर सकते जी हैं। जी बिल्कुल, जो आपका दिल करे आप अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से कर सकते हैं, एल्बो पे भी कर सकते हैं, अब हैंड देखिए पे भी कर तमीना सकते किस तरह से अपने पंजे की एक कॉर्नर से उन्होंने सपोर्ट ली हुई है, टखने के पास जो हड्डी होती है और ऊपर से जो अपर बॉडी है, वो कैसे उन्होंने कोनी के जरिए सपोर्ट ली हुई है। हैं। जी और बॉडी अगर शिवर करेगी, कपकपी होगी तो नॉर्मल है, कोशिश करें स्टेबल रहें, और कॉन्ट्रैक्शन और माइंड मसल कनेक्शन एक्सरसाइज से बना के रखें। और अच्छा, इसमें मैं बिगिनर का भी बता दूं, काशिफ ने भी बिल्कुल एडवांस आपको बता दी, मैंने भी बीच की वो कहानी बता दी जी। कि अगर आप बिल्कुल वो यानी बिगिनर हैं, आप एक पाँव रख के सपोर्ट ले लें और आप फिर भी इसको कर लें, जी, तो साइड प्लैंक इटसेल्फ और थोड़ा जहाँ सा पे कोनी आप रख रहे हैं जी। उसके नीचे कोशिश करें कोई नरम चीज़ है, कोई मैट रखें, हाँ। क्योंकि यहाँ पे जख्मी होने के चांसेस, या कोई आप रिस्ट बैंड जो है उसको एक्सटेंड करके कोहनी तक ले जाएं। मतलब वी आर यूज्ड टू इट, लेकिन अक्सर लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसी में अगली जो एक्सरसाइज है उसमें भी हम एल्बो प्लैंक पे आएंगे, देन यू कीप डूइंग। अच्छा, आम Rotation. जी, रोटेशन से बेसिकली तो आप नीचे आए, पूरा ऊपर आए। कई लोग ये करते हैं कि जब एल्बो प्लैंक की बारी आती है तो सीख आप करते भी होंगे तो आप फील करते होंगे कि कोनी रखी होती है, सारा का सारा वेट जो होता है ना, वो जब यूं करते हैं तो यूं करके ना यूं होते तो हैं किस उनके पे हाथ। होना चाहिए वेट? पूरा का पूरा पूरा हाथ। forearm पे। पूरा हाथ आपका जी। कोहनी से लेके हाथ तक जमीन पे बिल्कुल होना जी। अगर आपको ये लगता है कि भाई आपके 4 आर्म्स अपनी रिस्ट बनाई हुई है तो आपको फील नहीं होता फिस्ट के साथ, आप हैंड्स यूं करके रखें फैला के, जी, एंड देन यू डू इट, तो उससे आपका वेट बैलेंस होगा। क्योंकि अगर आपका 50 किलो या 60 किलो या 70 किलो वेट है, वो सिर्फ कोनियों पे आ रहा है, इट्स रिस्की। तो बैलेंस हो ही नहीं पाएगा, आपकी ग्रिप ही नहीं हो पाएगी। हम अक्सर कहते हैं कि आपकी फॉर्म तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आपका बॉडी का पोस्चर ठीक नहीं होगा, जब तक आपकी पोजीशन ठीक नहीं होगी। पोजीशनिंग इज द की। आप देखिए, अगर आप ऐसे कर रहे हैं प्लैंक्स तो आप जल्दी थक भी जाएंगे और आपकी बॉडी एक्यूरेट नहीं है। प्रॉपर फॉर्म ये तो जी। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी आप रेजिस्टेंस मैंने जैसे ऐड किया है वेट के साथ, आप ऐसे भी कर सकते हो, और याद रहे जो अपने पंजे हैं उनको मूव करेंगे बिल्कुल। तो आपको वेरिएशंस के साथ कंफर्टेबल जोन में बॉडी जाना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा से कहता हूँ जिनको मैं वर्कआउट कराता हूँ या अपने साथियों को, कि आपकी बॉडी का कंफर्ट जोन में जाके वर्जिश करना बहुत जरूरी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। ना कि आपकी बॉडी अलग टेंशन में हो और आप वर्जिश कर रहे हो, उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते बिल्कुल सही। ग्रेट ग्रेट। अच्छा जी, लास्ट जी, जो last एक्सरसाइज हम exercise जल्दी जल्दी है बता हमारी। देते हैं। पहली जो हमारी एक्सरसाइज है, हैं। जी, ठीक है, या तो स्टार क्रंच या तो आप we'll start from Yeah. the board pose। ये बोर्ड पोज से स्टार्ट ठीक किया है, हमने, बोर्ड पोज आपने हैंड्स ये किए हैं, और इसमें आप इसको आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट जी। थिंग। अदरवाइज आप चाहें तो यू कैन ऐड अ लेग, यस, ठीक है। उसमें अब चूंकि इस मूवमेंट का क्या मकसद है, हालांकि बज़ाहिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कि जब आप ये करते हैं तो आपको थोड़ा सा और चैलेंज मिलता है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी का जो कंट्रोल है उसको आप मूव कर रहे हैं। एक तो आपने पूरी बॉडी को लोअर बैक पे रखा हुआ है, बिल्कुल एज पे, जी। बैक स्ट्रेट, चेस्ट आप सामने देख रहे हैं, लेग्स उठाई हुई हैं, सारा वजन आपका
लोअर बैक पे। एक तो इसको बैलेंस करना, उठा के रखना, और फिर उसके बाद आपने क्रंचेस करना। दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये आपने जितनी आसान लग रही है उतनी ही मुश्किल आई एम शिवरिंग, ठीक है, क्योंकि exercise वो है। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन जब आप रखते हैं और आपका फोकस होता है तो यू स्टार्ट शिवर एंड दैट्स नॉर्मल एंड दैट्स एक चीज़ हम आपको बताते चलें जो अक्सर काशिफ और तहमीना और मैं बात कर रहे होते हैं कि इन सारी एक्सरसाइजेज खासतौर पे जो कोर की एक्सरसाइजेज हैं, या आप फैट लॉस के लिए खासतौर पे पेट के एरिया से अगर फैट लॉस के लिए आप एक्सरसाइजेज करते हैं, इन एक्सरसाइजेज का असर कम से कम होता चला जाएगा अगर आप पानी कम से कम पिएंगे। जी बिल्कुल इस सही। सब के साथ पानी, बेशुमार पानी, नॉन स्टॉप पानी पीना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो आपके बॉडी से आसानी से और तेज़ी से निकल सके। तो वाटर इनटेक एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। आप 2 लीटर पानी आप ज़रूर पिए, और उसका तरीकाकार ये है कि जो आम रूटीन में पानी की बोतलें होती हैं उस पर लिखे बॉटल नंबर 1, बॉटल नंबर 2, 1-2 करके लिख लें। अब वो घर पे है या दफ्तर में है या कहीं पे भी है, आप एक बोतल घर में रख दें और एक अपने साथ जहाँ पे भी जाते हैं। आपने रात को सोने से पहले ये बस मेक श्योर करना है, वो बेशक आपने घूंट पिया है, कि ये 2 बोतलें मैंने ख़त्म कर रही हैं। और एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ओह याद नहीं रहता, पानी पीना याद नहीं रहा। इसका बहुत ही आसान हल है जो मैं अक्सर इसको अप्लाई करता हूँ। मैं ये बॉटल वाला फार्मूला भी करता हूँ, लेकिन मैं एक और फार्मूला साथियों करता हूँ, और वो ये है कि दिन में जब भी आपको पानी पीना याद आए, आप 1 गिलास ना पिए, 2 गिलास पिए। इसलिए कि वो अगली दफा जो आपने भूल जाना है वो पहले ही आप पी लें। सो ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एट वन टाइम, ताकि अगली दफा जब याद आएगा तो फिर 2 पी लेंगे। तो दिन में अगर 5 दफा याद आएगा तो 10 ग्लास। क्योंकि निहारी के साथ पानी पीने का तो दिल नहीं करता ना, हाय हाय निहारी हाय खाए ना। ये भाई निहारी के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है ना, ब्रेकफास्ट एट होम, पे, इसमें मैं एहतजाज बुलंद करता हूँ। मैं तो निहारी खाती नहीं हूँ, इसलिए आप इससे मैं ये नोट करना चाहूँगा कि ये देखें, ये मैं चल के आगे है, ये मैं चल के पीछे है, तो सीख भाई जैसे बात कर रहे, हाथ उठाए, तमीना ने बात की, ये सारा पानी है। ये मैं हाथ उठा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बल्कि झपक रहा हूँ, ये पानी है। तो पानी आपने लाजमी पीना है साथ साथ, क्योंकि बॉडी हमारी जो एनर्जी है, मोस्टली जो बॉडी बनी है वो पानी से ही ज़्यादातर बनी है। पानी जिंदगी है जी। Exactly. Great, ट्रेनर तहमीना, ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप हमारे साथ ही रहें, हम आपको 2 खत भी पढ़ के सुनाने लगे हैं। हमें जनाब बड़ी खुशी होती है, जैसे कि मैं भी प्रोग्राम के आगाज में कह रहा था, अगर क्योंकि हाथ से लिख के कागज पे खत भेजे, देखें ना, तो उसका एक अलग खुशबू होती है, उस कागज की खुशबू है। उसको खोलना, उसका लिफाफा, हैंड राइटिंग, ये पूरी एक पर्सनैलिटी को हम तक पहुंचा रहा होता है। तो ठीक है, आप फेसबुक पे भी हमें, आपको एक्सेस है, और आजकल तो तकरीबन हर किसी को एक्सेस है। आप हमें कमेंट्स भेजते हैं, तस्वीरें भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोशिश कीजिए कि हम जो ये ओवरलैप जनरेशन है टेक्नोलॉजी की, कि खत लिखने की रिवायत को ज़रा दोबारा से काम करें। ब्रेकफास्ट एट होम, पीटीवी होम इस्लामाबाद, तौसीक हैदर, पीटीवी इस्लामाबाद, बहुत आसान सा हमारा पता है, पीटीवी H9 इस्लामाबाद, ब्रेकफास्ट एट होम इस्लामाबाद लिखते, कुछ भी लिखते, खत हम तक पहुंच जाता है। अच्छा जी, हमें खत लिखा है मियाँ वाली से, और भाई का नाम है मजीदुल्लाह खान। मजीदुल्लाह खान ये कहते हैं कि मैं कोई बहुत पैसे वाले घराने से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने BA तक तालीम अभी तक अपनी कंटिन्यू कर रखी है। घर के हालात ठीक नहीं थे, ना ही हैं, लेकिन मैंने तालीम से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। और मजीदुल्लाह खान इस BA के स्टूडेंट हैं, और ये कहने भी मेरे लिए दुआ करें जी, माशाल्लाह, कि मुझे नौकरी भी मिले इसके बाद, या मैं कोई काम करूं। मजीदुल्लाह खान, वी आर सो वेरी हैप्पी कि आपने ये जो बात लिखी है ना, कि घर के हालात ठीक नहीं थे, फिर भी आप तालीम जारी रखे हुए हैं। ये इतना बड़ा असल जिहाद है ये, कि घर के हालात से ठोकर खा के न गिरना, और इल्म की जो ख्वाहिश है उसको अपने अंदर जगाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है, और हम आपको सलूट पेश करते हैं। जीते रहें, खुश रहें। इसके अलावा आपने जो बहुत सारी हमारी तारीफें लिखी हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो काशिफ ट्रेनर खुद ही कर लेता है। वो तो ट्रेनर काशिफ कहता है। अच्छा जी, ये एक खत है जो आया है हमारे भाई उबैदुल्लाह ने लिखा है, और उबैदुल्लाह ने विलेज टोपी, डिस्ट्रिक्ट स्वाबी से हमें याद किया है। और स्वाबी से, टोपी से उबैदुल्लाह ने बड़े मजे का खत लिखा है, कह रहे जी तौसीक भाई, यू आर ब्राइट एंड नाइस एंड ये और वो, और बहुत सी तारीफें, थैंक यू वेरी मच, यू आर लॉफ्टी एंड क्राफ्टी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उन्होंने जो बड़े मजे की बात लिखी, उन्होंने कहा कि आपका जो प्रोग्राम है वो लोग एक बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू वाला, हल्ले गुल्ले, हंसी मजाक वाला प्रोग्राम समझते हैं, लेकिन अगर गौर से तौसीक भाई की बातों को समझा और सुना जाए तो ये
अल्लामा मोहम्मद इकबाल की खुद आगही का जो दर्स है उस तरफ जोड़ती हैं। और अगर हम इस प्रोग्राम की छोटी छोटी बातों को फॉलो करने लगे तो हम एक आइडियल पाकिस्तानी बन सकते हैं। कितनी जबरदस्त बात की आपने, और मैंने तो खुद भी कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना बड़ा मर्तबा देंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल। इकबाल की सोच और फिक्र को आपने तलाश किया हमारे प्रोग्राम और इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स में। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम जो चाहते हैं कि एक अच्छा नोबल इंसान, एक अच्छा साफ सुथरा धुला हुआ अंदर से खूबसूरत इंसान हम आपको बनाएं, आपके बच्चों को, यंगस्टर्स को। और यही हमारी इस शो की काविश है। उसमें इसका मतलब है हम किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं। इसके अलावा जो असल चीज है जनाब उबैदुल्लाह ने लिखी, वो कहते हैं कि आई ऑल्सो वांट टू पे ट्रिब्यूट टू द किड्स ऑफ ब्रेकफास्ट एट होम। यानी जो बच्चे इस प्रोग्राम में आते हैं, मैं उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। बच्चे आपके सच्चे हैं, अच्छे हैं, और जिस तरह से तालीम और तरबियत आप उनकी कर रहे हैं अपने बच्चों के सेगमेंट में, वो काबिल सताइश है। थैंक यू वेरी मच। और अब जनाब आखिर में सब तैयार हो जाएं कि उबैदुल्लाह ने टोपी स्वाबी से हमारा जो शो है ब्रेकफास्ट एट होम, इसके बच्चे जितने भी स्टार बच्चे आते हैं उनको एक अंग्रेजी में नज्म के जरिए ट्रिब्यूट पेश किया। यानी हमारे लिए भी। मैं बहुत खुश हूँ आपके कि लिए। मेरे लिए वह तो आपके लिए, जो ज़हनी तौर पे बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो वैसे बच्चे हैं उनके लिए भी। और उबैदुल्लाह लिखते हैं, ओ स्वीट किड्स ऑफ ब्रेकफास्ट एट होम, you are scholars of Greece and Rome. You always respect your elders. You always are nation builders. You are country. You are boys of Galileos and Newtons. You are girls of Galileos and Newtons. You are knowledge, ocean and fountains. You are towers, you are showers, you are gardens, you are flowers. You are hearts, you are eyes, you are suns, you are skies. You are hope, you are flag, you are stick, you are tag. You are green, you are white, you are rope, you are light. You are future, you are recent, you are star, you are crescent. You are service, you are sympathy, you are love, you are empathy. May you live healthy and strong. May you live long and long. माशाल्लाह। कितनी खूबसूरत क्या नज्म लिखी है उबैदुल्लाह, तुमने। जीते रहो, खुश रहो, एंड थैंक यू सो मच। सब ब्रेकफास्ट एट होम की पूरी टीम की तरफ से, सब बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने कहा है कि जी, होल पीटीवी टीम ऑफ ब्रेकफास्ट एट होम, यू आर माय फादर्स, यू आर माय मदर्स, एंड यू आर माय टीचर्स। दिस इज फ्रॉम कहाँ बताया? टोपी स्वाबी से। और उन्होंने कहा है कि, और ये बड़ी सही बात उन्होंने की है कि आजकल रिसर्च ने साबित किया है कि जो टेलीफोन की स्क्रीन या टेलीविजन की स्क्रीन है, ये हमारी तरबियत कर रहा है। बेहतरीन। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से माँ बाप तरबियत कर रहे होते हैं। तो उबैदुल्लाह ने कहा है कि आप सब लोग हमारे पेरेंट्स की जगह पे हैं जी, और हमारे टीचर्स की जगह पे और माशाल्लाह द लेटर इज इन इंग्लिश। आई एम थैंक यू माशाल्लाह। वेरी मच उबैदुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। काम अब जरा मुश्किल हो गया, लोग बहुत कितना फॉलो करते हैं। अब हम टीचर्स हैं, जरा जी, ध्यान से बहुत ध्यान। एक्सरसाइज सिखाया करें आप। इंशाल्लाह विल डू दैट, और बेहतर करेंगे। ट्रेनर तमीना, ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच। मजीद आपका भी और उबैदुल्लाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब भी खत के जरिए अपने बात का इजहार करना चाहें तो हम आपको वेलकम कहेंगे। चल के लेते हैं एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फैसल मूवी वाला बिल्कुल तैयार खड़े हैं, और आज कुछ हॉलीवुड की मूवीज की रिकमेंडेशन, लेटेस्ट रिलीजेस की रिकमेंडेशन होने वाली है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी न्यूज और पीटीवी होम और ऑनलाइन तमाम नाज़रीन को हम कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे। आज हमारे साथ मौजूद है फैसल मूवी वाला, और बात होने जा रही है कुछ हॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीजेस पे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं तौसीक भाई? बिल्कुल ठीक। गुड टू सी यू तौसीक भाई। गुड टू सी यू टू फैसल। और बताएं कि कौन कौन सी फिल्में देखनी है मैंने अगले 10-15 दिन में, जल्दी से बता दें। तौसीक भाई, फिल्में हम जैसे कि अपने सेगमेंट में हम पाकिस्तानी फिल्में अपकमिंग के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तानी ओल्ड मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, हम हॉलीवुड की क्लासिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मेरे पास कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्सेस भी किए और कुछ लोगों जो मुझे देखते हैं टीवी पे, जो मेरी मूवीज़ को फॉलो करते हैं, जो मेरी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं यार फैसल ये क्या बात हुई, आप हमेशा पुरानी हॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, कुछ नई मूवीज़ के नहीं बारे तो में हमें बताते ही नहीं हैं आप। हाँ कि बिल्कुल कौन सी ठीक। फिल्म रिलीज होने वाली है, कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, हमें उसको देखना चाहिए। तो मैंने कहा व्हाई नॉट जी, बिल्कुल हमें करना चाहिए। तो उन तमाम लोगों के लिए जो कि नई मूवीज़ को फॉलो करते हैं, नई मूवीज़ को देखते हैं, नई मूवीज़ को लुक फॉरवर्ड करते हैं, उनके लिए हमारे पास आज 4 मूवीज़ ऐसी है जिनका मैंने इंतखाब किया है। तैयार हो जाएं जी, 4 मूवीज, नई हॉलीवुड की मूवीज, रिकमेंडेशंस। नंबर 1 है जी एक्वामैन। एक्वामैन। एक्वामैन जो बड़े अरसे फिल्म से है। इसका इंतजार था जी। जी, बहुत फिल्मी अरसे से हलकों में बहुत इंतजार बात था। हो रही थी इस पे। बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, लेकिन तो ये फिल्म जो है ना, ये काफ़ी अरसे से सिनेमा के घरों की जीनत बनी हुई है, क्योंकि ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है। अच्छा, क्योंकि ये डीसी की फिल्म है, डीसी फ्रेंचाइज की फिल्म है, और डीसी और मार्वल स्टूडियोज़ का आपस में जो मुकाबला है वो बिल्कुल ऐसे है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो बेहतर है, या लायनल मेसी बेहतर है, या होंडा की गाड़ी बेहतर है, या टोयोटा करोला बेहतर है। ये बिल्कुल वैसा मुकाबला है। और आप ये देखें कि सिनेमा ने जब से डीसी 2008 से जब डीसी मार्वल और डीसी का आपस में मुकाबला जब शुरू हुआ, उससे जो नाज़िर है ना, उसको एक मुख्तलिफ किस्म का सिनेमा देखने को मिला। ठीक है, और यानी एक नया जॉनरा हमारे साथ। नया जॉनरा। मार्वल की मूवीज़ आप देखें, डीसी की मूवीज़ आप देखें, और इनके मुकाबले से ना एक नई किस्म के लोगों को जब सिनेमा मिला है, उससे मज़ीद से मज़ीद लोग सिनेमा घरों में जाने लगे हैं इन दोनों के मुकाबले की वजह से कि यार Are you a DC person or you a Marvel person? आई एम अ डीसी पर्सन। I am a Marvel person. Marvel is better. बैंग। आप अगर मार्वल की फिल्मों को फॉलो करते हैं और डीसी को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मार्वल की एक मूवी अभी पाकिस्तान में रिलीज़ होनी थी जो कि नहीं हुई अननोन रीजन की वजह से, लेकिन डीसी की हो रही है। नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन आई एम अ बिग मार्वल स्टूडियो फैन। हाउ कैन आई रिस्पेक्ट दैट, आई एम अ डीसी फैन। तू हाँ, बाहर मेरे ख्याल से डीसी ज्यादा बाहर बेहतर निकल। लेकिन दिस इज Aquaman। के मार्वल और स्टूडियोज और डीसी, लेकिन दोनों ने बहुत बड़ी-बड़ी कैरेक्टर्स और फिल्में दी हैं। एक्वामैन इज डीसी प्रोडक्शन। Aquaman अच्छा is जी, DC एक्वामैन के बारे में जल्दी से कोई एक बताएं, फिर next एक्वामैन movie की तरफ। एक्वामैन वो फिल्म है ये कि आप अगर एक्वामैन फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक गेम ऑफ थ्रोन्स जो पानी के अंदर चल रहा है, ओह वाह। अंडर वाटर गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है। Wow। और इसके अंदर एम्बर हर्ड है, इसमें जेसन ममोआ हैं, इसमें विलम डाफो हैं जो कि अभी रिसेंटली जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए थे। और इस फिल्म के अंदर जब आप एक एक्सपीरियंस है, ये फिल्म नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप इस फिल्म को जब देखेंगे आपको अंदाजा होगा, मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि फैसल से कह रहा था, इट्स एन एक्सपीरियंस। डन हो गया जी, एक्वामैन फर्स्ट रिकमेंडेशन। अब आते हैं इस वक्त हॉलीवुड की अगली कौन सी फिल्म है जो सिनेमा की जीत? अलीटा बैटल एंजल। ये फिल्म इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया में, तो सिख भाई बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस है ये फिल्म। अच्छा। और ये एक एक्शन फिल्म है, और इस फिल्म का जो इसमें जो एक्टर्स हैं उसमें महरशाला अली हैं जिनको अभी रिसेंटली ऑस्कर का अवार्ड मिला है। और इसमें आप देखें, इसमें क्रिस्टोफ वाल्ट्ज हैं जिनको ऑलरेडी अवार्ड मिल चुका है ऑस्कर। तो ये जो कास्ट है ना, ये बहुत ज़बरदस्त इसकी कास्ट है। इसमें जो लीड लड़की हैं उनकी ये पहली बड़ी फिल्म है, और वो एक यंग एक टीनेजर लड़की है जिसके पास सुपर पावर्स है। Okay। और वो ऐसी सुपर पावर्स है जो कि उसके पास नहीं होती, लेकिन अचानक से आ जाती है। Okay। और पुराना फॉर्मूला है, लेकिन डिपेंड करता है बनाई कैसी, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे। एग्जीक्यूशन कैसी। और ये अभी भी फिल्म बहुत ज़बरदस्त चल रही है, बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रही है। और एक जापानीज़ मंगा सीरीज़ जिसको कहते हैं, जैसे कि कॉमिक्स है ना, जैसे डीसी और मार्वल हैं, इसी तरह जापानीज़ कॉमिक्स हैं। Okay। उस पे ये बेस्ड है फिल्म। और ये ज़ाहिर है अगर बच्चों में पॉपुलर है तो मेरा ख्याल है फैमिली के साथ भी फैमिली के साथ of देखी course। जा सकती है। ग्रेट। सो थर्ड हम पोस्टर दिखाएंगे, थर्ड रिकमेंडेशन फैसल मूवी वाला की आज की क्या है जी? हाँ, कोल्ड परसूट। कोल्ड परसूट, ये जो आप पोस्टर में देखें अगर तो सीख भाई, दिस इज लियाम नीसन। लियाम नीसन को एक्शन मूवीज के तौर पे देखा और जाना और माना जाता है। और लियाम नीसन जो है, इनकी जो फेमस फ्रेंचाइज है दैट इज टेकन 1, टेकन 2, टेकन 3। और जो लोग टेकन को फॉलो करते हैं वो इस फिल्म को जरूर जाके देखेंगे। और ये फिल्म जो है बेसिकली इट्स अ रीमेक ऑफ नॉर्वेजियन फिल्म जो कि 2014 में आई थी, जिसका नाम है इन ऑर्डर ऑफ डिसअपीयरेंस। और इस डिसअपीयरेंस। यस, हाँ, मेरा ख्याल है इसका नाम मैंने कहीं सुना है, मैंने देखी भी नहीं है, लेकिन वेरी फेमस, द नेम रिंग्स अ बेल। ठीक है, वेरी फेमस नॉर्वेजियन फिल्म है। अच्छा, उसका ये रीमेक है। इट्स एन Okay। एक्शन मूवी
और लियाम नीसन का एक्शन लोग हमेशा से फॉलो करते हैं, मज़ेदार एक्शन होता है। लियाम नीसन एक दफ़ा इनको ऑस्कर नॉमिनेशन है 1993 में, 94 में इनकी फिल्म थी शिंडलर लिस्ट, उस पर इनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उसके बाद इनके पास कोई नॉमिनेशन नहीं है, लेकिन एक्शन फिल्म ज़्यादा करते हैं। और शिंडलर्स लिस्ट पे जो इनकी नॉमिनेशन थी उसके बारे में बहुत लोगों का ख्याल ये भी है कि उसमें इनको ऑस्कर मिलना चाहिए था, लेकिन और क्यों नहीं मिला? टॉम हैंक्स थे, टॉम हैंक्स सामने था। फॉरेस्ट गंप थी मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं इसलिए तो चाह रहा था मैं बात को जरा टॉम हैंक्स की तरफ लेके आऊं। आप हमेशा चाहते हैं कि टॉम Again, I'm a हैंक्स टॉम हैंक्स पर्सन, तो बात तो टॉम हैंक्स पे आनी ही आनी है। इनक्रेडिबल पर्सन, इनक्रेडिबल एक्टर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा जी, तो ये हमारी आज की थर्ड हो गई रिकमेंडेशन, कोल्ड परसूट। कोल्ड परसूट। और अब हम चलेंगे हमारी आज की चौथी रिकमेंडेशन की जानिब, जो कि है अस। अस का पोस्टर बहुत खूबसूरत है, कितना खूबसूरत पोस्टर है ये। बहुत खूबसूरत पोस्टर है। तो सिख भाई, अस जो फिल्म है, आपको पता है कि जैसे एक्शन मूवीज जो बहुत कमर्शियल मूवीज होती हैं, उसी तरह हॉरर फिल्म जो है वो भी बहुत कमर्शियल फिल्म होती है, और लोग यहाँ तो एक्शन फिल्म्स के दिलदादे होते हैं या हॉरर फिल्म्स देखते हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि या लोग हॉरर मूवीज के दिलदादा होते हैं और या हॉरर मूवीज से बहुत ज्यादा भागते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं तो 1 मिनट भी हॉरर मूवी नहीं देख सकता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हॉरर मूवी देखनी है और अंधेरा करके देखनी है और रात को 1 बजे देखनी है, ताकि उस हॉरर को आप ज्यादा एंजॉय कर सकें। और दूसरा तो सिख भाई, एक ये भी लोग हैं और कुछ लोग हैं जो सिनेमा में जाके उसको एंजॉय करना चाहते हैं। ओह यस, सिनेमा में भी उसको फॉलो करते हैं। सिनेमा की एक डिफरेंट फील होती है हॉरर मूवीज की। दिस इज अगेन अ हॉरर मूवी। और सिनेमा में जो है वो जब हॉरर सीन कोई बड़े पीक पे पहुंचता है तो फिर वो चीख सी भी आवाज है, हल्की सी लोगों की डरने की आवाज जो सिनेमा में निकलती है, वो भी बड़ी जबरदस्त होती है। अच्छा, इस फिल्म के बारे में हमें बताइए। ये फिल्म जो है ये एक फैमिली की कहानी है। मैं नहीं चाहूँगा कि स्पॉइलर हो थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि लोग जाके इसको देखें तो सही, कि ये एक डिफरेंट किस्म का सिनेमा है, हॉरर सिनेमा। लोग इसको फॉलो तो करते हैं, लेकिन अब जो आजकल के दौर में, आजकल के जो जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, उसमें भूत प्रेत वाली फिल्में तो बनती ही हैं, लेकिन ये एक मिस्ट्री है और एक मिस्ट्री हॉरर है। तो इसमें एक फैमिली की कहानी है कि एक फैमिली है जो कि एक छुट्टियों पे जाती है और उसको अपने ही हम शक्ल एक फैमिली मिलती है जो कि उसको हॉन्ट करती है। बस इससे आगे ना बताना। ओए होए होए होए, कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, कॉन्टेक्स्ट बड़ा जबरदस्त है, और अस को भी हम एंजॉय कर सकते हैं। इसमें जो लीड एक्टर्स हैं वो, उनका नाम है लुपिटा, और इसमें जो लीडिंग एक्टर्स के साथ जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनका नाम है मतीन याहिया, जो कि मार्वल मूवीज़ में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जो कि आपकी फेवरेट मूवी जिसका नाम है ब्लैक पैंथर, उसमें काम कर चुके हैं। लुपिता को ऑस्कर मिल चुका है 12 इयर्स अ स्लेव के हवाले से, वो लीडिंग एक्ट्रेस थी उसमें। और ब्लैक पैंथर जो है उस पर भी मैं तो कहता हूँ ब्लैक पैंथर पे सिर्फ एक पूरा अलग एक सेगमेंट होना चाहिए कि ब्लैक पैंथर के मुख्तलिफ जाविये और उसके जो मुख्तलिफ हवाले हैं, उस फिल्म को आप जितनी बार देखें आप कोई नई चीज डिस्कवर करते हैं। तो सिख भाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मार्वल की मूवी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मार्वल की मूवी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी तुम बताओ अच्छी मूवी है कि नहीं? यस, नहीं, वो सिर्फ बेस्ट अच्छी- मूवीज में थी 2018 की। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम जाते जाते ये जरूर बताना चाहेंगे कि कुछ पाकिस्तानी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। यस ऑफ कोर्स, पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनमें एक का नाम है शेरदिल। शेरदिल में मिकाल हसन है, उनके साथ अरमीना राना है, और असफर खान की ये तीसरी फिल्म है जो इस साल रिलीज होगी, और उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और हम चाहेंगे एग्जैक्टली कि हम चाहेंगे कि पाकिस्तानी सिनेमा को आप जितना ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं करें। और जल्दी से बता दें कि दूसरी कौन सी फिल्म है जो फॉरेन रिलीज हो रही है। जल्दी से बता रहे हो कि लाल कबूतर रिलीज लाल कबूतर रिलीज हो रही है। तो जहां पे हमने हॉलीवुड की फिल्में आपके सामने आज रिकमेंडेशन रखी, लेकिन साथियों पाकिस्तानी सिनेमा हम बहुत ज्यादा उस पर डिटेल में बात करते हैं, ग्रो कर रहा है माशाल्लाह, अच्छी से अच्छी सीरियस मूवी सामने आ रही है, एक्सपेरिमेंटल मूवी सामने आ रही है, जिसमें से एक लाल कबूतर भी है। तो लाल कबूतर को भी जाके देखें, शेरदिल को भी जाके देखें। लेट्स प्रमोट पाकिस्तानी सिनेमा। आप वैसे ये भी हमें किसी मूवी के बारे में कुछ जानना चाहें तो इनबॉक्स कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप शेरदिल के बारे में जानना चाहें या लाल कबूतर के बारे नहीं, में, वैसे भी जनरली कोई मूवीज के बारे में, मूवीज की सिलेक्शन के बारे में बिल्कुल गाइडेंस लेना चाहें, अगर ये आप ये भी इनबॉक्स कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि इस फिल्म के बारे में बताया जाए, कि ये फिल्म जो है हॉलीवुड की या पाकिस्तानी पुरानी फिल्म, इसके बारे में बात की दैट्स अ जाए। गुड आइडिया कि आप हमें मूवी रेकमेंड करें और उसका रिव्यू हम आपके लिए लेकर आएं। ब्रेकफास्ट एट होम हमारा फेसबुक पेज, जिसमें जाके आपने इनबॉक्स करना है, लेकिन इनबॉक्स में अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और ये जरूर लिखना है कि आप फैसल मूवी वाला के सेगमेंट के लिए कोई बात करना चाह रहे हैं, ताकि हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो हमारा सोशल मीडिया देखते हैं उनको पता लग सके कि ये कौन से सेगमेंट का फीडबैक आया है या मशवरा आया है, और उसको आगे वो भिजवाया जा सके। फैसल, थैंक यू वेरी Thank you, मच, Tawfiq भाई। वंडरफुल सेगमेंट टुडे, Lovely meeting. और लवली मीटिंग यू टू, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक,
और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो द वन एंड ओनली, हम सबके फेवरेट, बहुत ही अच्छे से आलमगीर साहब हमारे साथ हैं। कुछ दिल की पोटली उनकी हमने आज खोलनी है। अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. एक लफ्ज होता है असासा, कि आपके एसेट्स क्या हैं जिंदगी में। अगर मैं आपसे पूछा आपकी जिंदगी का एसेट क्या है, तो आपका फौरी तौर पे ध्यान जाएगा उन एसेट्स पे जो कि मटेरियल एसेट्स है। कोई प्लॉट, कोई घर, कोई गाड़ी, कोई महंगा सा फोन, कोई जेवर, कोई नकदी, कोई, मतलब ये एसेट्स समझे जाते हैं आमतौर पे। लेकिन साथियों, मैंने जिंदगी से ये सीखा है कि असल एसेट, असल जिंदगी का असासा वो मोमेंट्स और वो मेमोरीज होती हैं जिनको आप जिंदगी भर चेरिश करते चले जाएं। इससे ज्यादा महंगा एसेट कोई नहीं होता। इसलिए कि गाड़ी, घर, बंगला, नकदी, जेवर, ये सब किसी वक्त भी जा सकती है, लेकिन वो एक मेमोरी, वो एक मोमेंट जो आपने किसी स्कूल के लम्हे में, किसी टीवी के प्रोग्राम के लम्हे में, किसी फिल्म के गाने में, या किसी पत्ते के साथ, या नानी अम्मा के घर के किसी कोने में आने वाली मिट्टी की खुशबू से जोड़ लिया, वो होता है एसेट, जो जिंदगी भर कोई आपसे जुदा नहीं कर सकता। और ऐसा ही काम पाकिस्तान टेलीविजन ने हम सबकी जिंदगियों में कर रखा है। पीटीवी ने कुछ ऐसे एसेट्स हमारी मेमोरीज में, हमारी यादों में बना दिए हैं कि उनसे महंगी कोई चीज है नहीं। आज ऐसी ही मोमेंट्स और ऐसी ही मेमोरीज क्रिएट करने वाला एक शख्स ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे हमारे साथ मौजूद है, और हम इसके इतने शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी जिंदगी के असासे, एसेट्स बनाए अपनी म्यूजिक के साथ। द वन एंड ओनली मोहतरम आलमगीर साहब, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है जी हाँ, माशाल्लाह, पहले से बेहतर। पहले से बहुत बेहतर, पहले से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। इतनी खुशी हो रही है कि आपको हंसता एंड यू नो बैक टू हेल्थ देख के। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हम लोगों ने बचपन में, सब लोगों ने आपको, हम आलमगीर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये कोई, मतलब आगे पीछे कुछ और नाम भी तो होगा? आपका पूरा नाम आज तक किसी को नहीं पता मेरे। बल्कि कुछ लोग पहले से पूछते हैं कि आपका असली नाम तो बताएं। अच्छा, असली नाम ये बताएं कि ये शायद रखा हुआ नाम है। हालांकि आलमगीर कितना खूबसूरत जी हाँ। मानी के एतबार से नाम। पूरा नाम क्या आपका? पूरा नाम बताओ, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, अच्छा बताता हूँ, मैं बता आपको दो। बता दूंगा वंस। अभी तो इट्स टाइम हो गया कि अभी बताने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों कि जब पहली दफ़ा मैं टीवी में आ रहा था ज़िया मोहिद्दीन शो में, और मुझे स्पेनिश गाना गाना था, तो ज़िया मोहिद्दीन बिल्कुल मेरे से पूछा बैक स्टेज में जब कुछ हो रहा था, रूनरला वाज सिंगिंग एंड ही केम एंड सेड व्हाट इज़ योर नेम। मैंने कहा आलमगीर। आलमगीर व्हाट? मैं कह नहीं रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं कह दूंगा तो क्या होगा कि कोई मुझे याद भी नहीं रखेगा, सिर्फ आलमगीर कहूँगा कि 2-3 हफ्ते तक तो कुछ लोग याद रखेंगे मुझे, तो मैं आलमगीर ही रखूँगा। तो कहते कि फिर आए वापस बैक स्टेज से, क्योंकि अभी मेरा टाइम आने वाला है कि मुझे जाना है स्टेज पे। टेल मी योर लास्ट नेम। आलमगीर। अब टाइम नहीं है ना, ही हैज टू कॉल मी। अब कोई फंस गया ज़िया मोहिद्दीन, ही हैज टू कॉल मी बाय आलमगीर। तो उन्होंने कहा अरे आलमगीर। आपके सामने आलमगीर, बस आई वाज सो हैप्पी। मेरा जो लास्ट नेम है वो आलमगीर हक है। आलमगीर हक, हक। कितना खूबसूरत नाम है। जी। अच्छा, वो आलमगीर हक, हक का लफ्ज जी। नाम के साथ जब नहीं जुड़ा और जिंदगी भर लोग आपको आलमगीर कहते रहे, तो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती होगी कि यही मैं चाहता था हाँ जी, पहले मैं तक, है ना? बिल्कुल, और वो हो गया। वही हो गया। शोहरत के बारे में बताएं, कितना प्यार और इतनी शोहरत जो आपने समेटी है। व्हाट इज फेम, व्हाट इज शोहरत, ये क्या चीज होती है? You know what मैं डिस्कवर करता रहा एज आई, बिकॉज म्यूजिक वाज पैशन टू मी। आज भी पैशन इज मोर डोमिनेटिंग देन माय फेम एंड यू नो अदर थिंग्स। तो इतना फेम है कि जैसे मेरा प्रोग्राम हो ना हो, मेरे एक 2 कमरे हैं म्यूजिक का। एक रियाज करता हूँ जिसमें हारमोनियम एंड तबला मशीन, एंड दूसरा है जो स्टूडियो है, जो मॉडर्न गाने पे मैं कंपोज कर रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
तो वो दिस इज माय लाइफ, आई हैव नेवर डन एनीथिंग एल्स अदर देन जस्ट म्यूजिक, बिकॉज ये मेरा जिंदगी, ये मेरा लाइफ, इज मेरा यू नो एवरीथिंग इज म्यूजिक। आज भी रियाज आज भी मैं रियाज करता हूँ एवरी। लेकिन आप के से थोड़ा सा गिला भी है लोगों को कि हाँ। अर्ली 90s मिड 90s में आप पीक पे थे और पाकिस्तान के अंदर पॉप इंडस्ट्री, आप तो उसके पायनियर्स में से हैं, बिल्कुल, फ्लरिश कर रही थी, बिल्कुल, और हाँ। ठक आलमगीर गायब। दैट्स अभी मैं बताने जाऊंगा तो मैं रो पड़ूंगा, इसलिए कि मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि शी वाज इन हर डेथ बेड। कहती मम्मी ने फ़ोन किया, बिकॉज हमारे भाई बहनें थे वहाँ, लेकिन वो सब 9 to 5 जॉब करने वाले थे, तो वो कोई 24 मतलब वो तो अकेली उनकी होती है, केयर कोई नहीं करने कोई नहीं वाला। कर, और वो होम वो नर्सिंग होम होती है वहाँ, लेकिन वहाँ वो नहीं जाएगी। मुझे फ़ोन किया कि आलमगीर प्लीज़ मैं तो जाने वाली हूँ, अब 2-3 साल तुम मेरे पास रह लोगे, मेरे पास। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, माँ के लिए चाहिए। ये तो हमारा कल्चर है ना, हम तो माँ के लिए हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। नो डाउट, I was नो डाउट। और मेरा ख्याल है कि मैं आपको बताऊं, वो जिंदगी का टाइम आपका बेस्ट टाइम होगा। But I mean, you know, मैं रिग्रेट थोड़ी करता हूँ। एग्जैक्टली। I'm proud of you know everything I did, even for my mother। मैंने कहा मेरे माँ के लिए मैंने किया है, इसमें मुझे कोई ना तो शर्म है, ना मतलब मुझे कोई रिग्रेट्स है, nothing, because I'm proud of my mother। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब जो म्यूजिक है, आपने कहा कि आपको उसका पैशन है, हाँ, जुनून है, जुनून की आदत और है। आपने कहा रियाज आप आज भी करते हैं। जी हाँ। क्या वक्त नहीं आ जाता जब इंसान कहता है कि अब मैंने जो बस सीखना था, जो करना था कर लिया, अब ये रियाज और ये मतलब काफी टायरिंग काम है। एक्चुअली इसका जो सीखने का जो एंड तो है नहीं, वो तो बड़े बड़े सिंगर्स भी कहते हैं देयर इज नो एंड टू लर्निंग, कि सीखना कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई एंड नहीं होता है। तो वो मेरा दिल में भी वही है कि मैं करता रहता हूँ। पाकिस्तान याद आता है? वो बहुत याद आता है, और जब आता हूँ इतना मजा आता है कि क्या चीज, पाकिस्तान की कौन सी चीज बहुत याद आती है? बेस्ट थिंग इज स्पिरिचुअल, स्पिरिट है यहाँ। जितना मॉडर्न जगह हो उतना स्पिरिट को भगा दिया है उन्होंने उस जगह से। तो उस हिसाब से पाकिस्तान आता हूँ तो स्पिरिचुअल होती है। लोगों से जब मिलते हैं तो हमारा कितना खुलूसन दिल से हम एक दूसरे को विश करते हैं, कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, शेक हैंड करते हैं। तो वो जो है ना, वो वहाँ है नहीं। आपने माशाल्लाह तकरीबन 17-18 जबानों में गाया। ये आसान काम नहीं है। 17-18 जबानें, जिसमें पाकिस्तान की मकामी वो भी है। जबानें भी हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज। International लेकिन आप language थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि पहला गाना आपने स्पेनिश गाया था, हाँ। और वो कौन सा गाना था? जरा थोड़ा सा गुनगुना के हमें दिखाएं। Yo soy un hombre sincero, es hombre crece en la palma. Yo soy un hombre sincero, pero no crece la palma. Antes de morir me quiero exar mis merzos del alma. Guantanamera, Vahila Guantanamera, Guantanamera, मैं हूँ अलबेला राही। अलबेला राही। आप पे एक फिल्म भी बन रही है, अलबेला राही, और हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे ना, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पे फिल्म बन रही है, ये खुशी की बात तो है, लेकिन ये जरा खतरे की बात है। जरा स्क्रिप्ट पे नजर रखिएगा, कोई कहानी इधर की उधर ना हो जाए, है ना? वी विल टॉक अबाउट इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मोहतरम आलमगीर हक साहब आज हमारे साथ मौजूद। चले, मैंने आपको परमिशन दे दे दिया, ओके ग्रेट भाई। पहली बार आलमगीर साहब ने अपना पूरा नाम बताया है। आई एम सो हैप्पी एंड ऑनर्ड कि हमारे इस शो में उन्होंने अपना नाम बताया पूरा, और जो छुपाया नाम वो भी कहानी मुझे तो बड़ी मजेदार लगी, वेरी लॉजिकल टू। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आलमगीर साहब से हम बात करेंगे इनकी कहानी पे, जो फिल्म बन रही है उस हवाले से। रहिए मेरे साथ। Breakfast at home. Breakfast at home.
ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं जी, जो अलबेला राही पे जो अलबेला राही फिल्म बन रही है, हाउ डू यू फील? मस्ट बी अ वेरी हैप्पी मोमेंट, नहीं? इतना ज़्यादा कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि पीपल पास अवे, तो फिर हम याद करते हैं, फिर उनके लिए हम ये करते हैं, लेकिन आई एम अलाइव एंड आई एम स्टिल माशाल्लाह, आई एम स्टिल सिंगिंग एंड एवरीथिंग। एंड इस वक्त मेरे लाइफ पे स्टोरी पे फिल्म बन रही है, तो इमेजिन हाउ एक्साइटेड आई एम कि ये नहीं कि मैं मरने के बाद हो रहा है और समझिए मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि मेरे लिए इन लोग इतना मुझे इज्जत दे रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। अच्छा, वो कहानी शानी आपसे मशवरा करके बनाई गई है या इधर उधर से सुनी सुनाई पे आलमगीर की कहानी बन रही है? पहले मैंने पूरा स्टोरी तो सुनाया मैंने। इट टुक मैंने 3 घंटा एवरी डे, 1 महीना लगा। वो उन्होंने सारा रिकॉर्ड किया जो मैं कह रहा हूँ। who's the director? कौन बना रहा है? वो एक सुल्तान गनी और एक है फैसल हाशमी। दोनों दे आर वेरी टैलेंटेड। वो 75% ऑफ द जितने भी ऑलरेडी उनका तो काम इतना जो हमारे टीवी कमर्शियल्स बनते हैं, इश्तिहार का सारे वीडियोस वो ही बनाते हैं। वेरी अकम्प्लिश्ड पीपल, माशाल्लाह अकम्प्लिश्ड है वो बहुत ज़्यादा। तो लेकिन वही स्टोरी जो आपने कह रहे थे कि स्टोरी के 100% तो उन लोग नहीं करेंगे, कि वो कहते हैं कि वो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अरेंज शादी हुई है ना, तो वो लव मैरिज वो तो बोरिंग हो, कहते हैं कि वो तो बोरिंग हो जाएगा। ओहो भाई, ये तो लव मैरिज दिखाना है। ओहो, ये तो सीन बड़ा। अच्छा, अरेंज मैरिज आपकी हुई थी? हाँ बिल्कुल अरेंज मैरिज। मैंने देखा भी नहीं था और वो सब पक्की हो गई थी बात। तो बाद में कैसी चली? मदर एक्चुअली मेरी मदर, मेरी एक आंटी रहती थी मेरे घर के सामने जहाँ मैं रहता था, तो वो बार बार कहती थी मैं तुम्हारी शादी में, मैं लड़की देख रहा हूँ, देख रही हूँ कराची में। ठीक है, मैंने मना करता रहा, मैं कहा नहीं मैं अब तो शादी में नहीं। कहती कि मैंने एक दफ़ा ऐसे ही कह दिया था कि मेरी मम्मी अगर कहेगी तो मैं शादी कर लूँगा। अब इन्होंने फ़ोन किया, मेरी मम्मी को बुला लिया, मुझे पता भी नहीं, और इन्होंने लड़की दिखा दी और मम्मी से हाँ करवा ली। ओहो, लड़का फंस गया, जाल में आ गया परिंदा। उस हिसाब से एक्चुअली मैंने कहा कि भाई ऐसे ही डाले ना, ये तो इतना इंटरेस्टिंग है। हाँ, लेकिन नहीं वो ग्लैमर, डांस होगा, लव होगा, ये होगा, अच्छा रोमांटिक सीन होगा। आप जो अब बांग्लादेश है उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ की आपकी पैदाइश और इनिशियल 15-16 साल आपके वहाँ गुजरे। जी, फिर आप कराची आ गए। तो बंगाली लैंग्वेज आपकी मदर टंग? बिल्कुल मदर टंग है। कितनी खूबसूरत मीठी ज़बान। मीठी मैं चाहूंगा हल्का सा कुछ बंगाली गाना हो जाए। Oh sure. আমার হার কালা করলাম রে, আরে আমার দেহ কানার লাইগা রে, ওরে অন্তর কালা করলাম রে দুরন্ত পরবাসে, আমার হার কালা করলাম রে, আরে আমার দেহ কানার লাইগা রে, ওরে অন্তর কালা করলাম রে দুরন্ত পরবাসে। वाह वाह। जब बांग्लादेश बना और उसके बाद हमने देखा कि यू ऑप्टेड टू स्टे इन कराची, इन पाकिस्तान, वो क्या सीन था? कोई कराची के साथ मोहब्बत बड़ी स्ट्रांग हो गई? हाँ एब्सोल्युटली। क्या हुआ था, आई बिकेम फेमस और फेमस पाकिस्तान मुझे इतना प्यार दिया, इतना मोहब्बत दिया, मुझे कहाँ चढ़ा दिया, मुझे बादशाह बना दिया। तो तो आई फेल इन लव विद पाकिस्तान। यकीन करें आज भी मैंने जितने भी कौमी गाने गाए हैं, ओह यस, आई नेवर थॉट ऑफ एनी अदर थिंग के कोई मॉनेटरी की तरफ नहीं देखा, पैसों की तरफ नहीं देखा, फेम की तरफ भी नहीं देखा। मैं बिल्कुल मेरे दिल से मैंने वो सारे गाए पाकिस्तान के लिए, मेरे दिल से मैंने गाया। ख्याल रखना, माओ की दुआ, ये और एयरफोर्स के लिए मुझे अच्छा है गाना। और ख्याल रखना आपका ऐसा गाना है जो आज भी 23 मार्च हो चाहे 14 अगस्त हो, तो स्कूलों के अंदर आज भी बच्चे उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। हल्का सा जरा सुनाएंगे ख्याल रखना? ये हो ही नहीं सकता ख्याल रखना की बात हो और आलमगीर साहब बैठे हो और हम हल्का सा ना सुने।
नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है, वफा से आसूदा सातों को संभालना है, संभालना है, उम्मीद सुबह जमाल रखना, ख्याल 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 रखना। अब अच्छा गा लेते हैं अरे वाह, थैंक यू सो मच। बस आपके सर्टिफिकेट का मैं इंतजार कर रहा था, अब अगले ही हफ्ते रिलीज करता हूँ। अच्छा, जब इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इंसान गा रहा होता है, सबसे बड़ा चैलेंज आलमगीर साहब मेरे ख्याल में ये होता है कि एवरी न्यू लैंग्वेज उसके साथ आप जस्टिस कैसे कर रहे हैं, उसके तलफ़ुज़ में, उसका प्रोनाउंसिएशन, तो ये कैसे रिसर्च करते थे? मसलन आपने पंजाबी गाने भी गाए, पश्तो भी गाए, सिंधी भी गाए, बलोची भी गाए, दुनिया की जापानीज में आपने गाने गाए, सो वो उस पे कितनी मेहनत होती थी? वो इतना, तो मैं जब मैं कर लेता था, सीख लेता था, सारा अपनी नॉलेज से जो मैं सुन रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन मैं लिख लेता था, फिर जब गा लेता था तो फिर तैयार हो जाता था। मैं उस कॉन्सुलेट जाता था, फ्रेंच का कॉन्सुलेट या जापानीज कॉन्सुलेट जाके उनसे करेक्शन कराता था। मैं रिकॉर्ड करके उनको देता था, वो कहते नहीं ये वर्ड यूं है, जैसा क्वांटानामेरा है जी, वो उन्होंने कहा कि आप जब क्वांटानामेरा कहें, क्वांटानामेरा तो एक जी का लफ्ज को यहाँ रखने गले में, फिर कहें क्वांटानामेरा। यानी जी Guantanamo। प्रोनाउंस नहीं होना, लेकिन वो गले में रखना गले में चाहिए। रखना क्वांटानामेरा, तो हल्का सा वो जी का इफेक्ट आता है उसमें। Guantanamo। क्वांटानामेरा। इंटरेस्टिंग, यानी कि ये भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। अच्छा भाई, एक मैं मैं शौक से करता था ना ये अच्छा सब। एक आपका वो वाकया बड़ा मजेदार है, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी अरेंज्ड मैरिज थी और मोहब्बत की शादी नहीं थी, तो बेगम को देखा वेखा तो था नहीं। नहीं, तो वो जो गाना है, कभी तुम इधर से गुजर कर तो देखो, इन आंखों से दिल में उतर कर तो देखो, यहाँ तुमको अपनी मोहब्बत मिलेगी, ये कोई आपका इसका आपकी बेगम शादी अरेंज मैरिज से भी कोई लिंक लिंक है ना? लिंक है, वो जरा बिल्कुल। हमें सुना। अब बात पक्की हो गई। अब वो दिन होता है जब मेरे तरफ से बुजुर्ग जाते हैं और ठीक वो है। मिठाई होता है, तो उस दिन से हम एक दूसरे को देख नहीं सकते जब तक ओह। शादी ना हो जाए। तो क्या हुआ कि उसी दिन मेरा एक गाना पहली दफ़ा पीटीवी से रिलीज हुई है और पहली दफ़ा वो नशर हुई। तो जो शैला जो है वो पीछे कमरे में बैठी हुई थी अपने घर में, मैं यहाँ मिठाई विठाई चल रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो गलत बात है, पहली दफ़ा चल रहा है ये वाला गाना। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, तो वो तो मुझे देख रही है, मैं नहीं देख सकता। मैंने कहा ये तो बेइंसाफ नहीं हुई। फिर तो दिखाया उन्होंने? फिर मैंने बताया नहीं वो दिखाया, गाना जो है ना, नहीं दिखाया। जो इम्पोर्टेंस मेरे लिए हमेशा रहा है दिल में कि ये उस दिन का गाना। नहीं तो शैला भाभी ने फिर देखा था वैसे वो गाना? हाँ, है? वो तो देख रही थी गाने तो को। देख रही थी। मैं नहीं देख रहा था। हालांकि मैं अपना पहला ही दफा जब गाना चलता है मेरा, मैं मिस कर ही नहीं सकता उसको। अच्छा ये उस दिन बताइए मिस कि हुई है। एब्सोल्युटली, आप ये बताएं, आपने कहा, आपने अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे मैंने जिंदगी में और कुछ किया ही नहीं, सिर्फ म्यूजिक किया। अब तो म्यूजिक एक बड़ी अकम्प्लिश्ड इंडस्ट्री है। माशाल्लाह। उस वक्त आप क्या समझते हैं कि ये एक चैलेंज था कि जी लड़का क्या करता है, लड़का बस म्यूजिक करता है? सो क्या जिंदगी में पैसे के एतबार से या स्ट्रगल आपने देखी? Oh yes, बहुत इतनी स्ट्रगल देखी है, माय गॉड। और उस वक्त तो डिजिटल था ही नहीं, एवरीथिंग वाज लाइव। कि जब अगर सारे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर हैं और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी ने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, कोई म्यूजिशियन ने, तो दोबारा All over again. ऑल ओवर अगेन। यूं तो मैं टॉर्चर होता था जब वो मिस्टेक पे मिस्टेक करते जा रहा, मेरे गला बैठते जा रहा, ये मुश्किल हो जाता था। अब ऐसा है कि बस एक आया वो रिकॉर्ड का अपना गिटार बजा के चला गया, फिर वो किसी और को बुलाया, वो अपना किसी और ट्रैक में वो बजा। मतलब टेक्नोलॉजी इतना वो इजी कर दिया, लेकिन वो जो कम्युनिकेशंस हैं एक दूसरे से जब रिकॉर्ड होता है, म्यूजिशियंस और सिंगर्स मिलकर वो एक दूसरे से रूह से कम्युनिकेशन हो रहा होता है एक्चुअली।
तो इसलिए अभी घिसा पिटा जो हमें रिकॉर्डिंग पुराना मिल जाता है पुराना गानों का, उसमें इतना अट्रैक्शन होता है, दिल को टच करता है, बिकॉज दे वर ऑल हार्मोनाइजिंग वो जो बैलेंसिंग और इक्वलाइजर वो अंदर लगा हुआ था। वो तो अंदर लगा, वो सारे आपस की जो दिल से और रूह से मिले हुए होते हैं उन लोग जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जो आज नहीं है, वो हम मिस करते हैं वाह आज। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है कि इसलिए वो जो अंदर का इक्वलाइजर था ना, वो इस हाँ। मशीन में वो बात नहीं है। मशीन में नहीं है वो। आपने मोहम्मद अली शैकी, मुझे अभी भी याद है, आई वाज अ स्टूडेंट और हमारे पास शैकी की, आलमगीर की, नाजिया हसन की कैसेट्स, टीडीके की कैसेट्स हुआ करती थी। टेल अस अबाउट दोस टाइम्स, टेल अस अबाउट शैकी, नाजिया, वो ज़ुहैब। शेकी का तो मेरा इट वाज डायरेक्ट, हम कंपटीशन भी थे और हम वी वर आल्सो फ्रेंड्स। वो मुझे विजिट करते थे, मैं उसको विजिट करता था, यू नो, इस डिनर पे बुलाया तो मैं, लेकिन वी आल्सो हैड कंपटीशन, वी न्यू दैट वी आर एक दूसरे का कॉम्पिटिशन। कभी मेरा उसका हम हुम्मा हुम्मा कर भैया वो आ गया तो मेरा ख्याल रखना आ गया तो मैं फिर ऊपर चला गया, फिर वो कोई ये चलता रहता था। ये चलता रहता था। तो दैट वाज अ, उसकी वजह से हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और ज़्यादा मेहनत करते थे और हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहे थे, विच वाज फैंटास्टिक। वो कंपटीशन की वजह से, नहीं तो मैं तो लेजी हो जाता, सो रहा होता है, वो बुला रहे हैं मैं जा नहीं रहा हूँ, यू नो समथिंग इट कुड हैव आप कह रहे हैं वो बुला रहे हैं, अच्छा मैंने अब शैकी से भी बेहतर गाना बेहतर गाना करना है, तो वो ये इस तरीके से वो इट वाज गुड फॉर बोथ ऑफ अस। हमें नाजिया हसन के बारे में कुछ बताइए। आई थिंक नाजिया ने भी I पूरा know that. रेवोल्यूशन था उनका। ओह यस, हर वॉइस एक्चुअली जो वॉइस का पर्सनालिटी होता है, नाजिया हैड अ फैंटास्टिक पर्सनालिटी ऑफ हर वॉइस, वाह। that was so charming and last moment में ना before she died मुझे फ़ोन किया था कि मैं देखा ना था कभी हमने ये समय मैं तुम्हारा I want to sing with you, तो she came over to my place and we rehearsed and फिर देखा कि ये तो she had a range उनका कम था, तो फिर I was trying to figure out कि किस तरीके से करें कि मेरा भी लिए मेरे लिए भी सही हो, उसके लिए भी सही हो। It was very difficult. She had a small range. तो बहरहाल उसके बाद she fell sick and फिर हो नहीं पाया वो। So I was very and we were very good friends. ना मुझे देखा ना था कभी हमने ये समा, हल्का सा हो जाए। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम, दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले, देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। आप तो मुझे पता कहाँ ले गए, जहाँ के एसेट्स की मैं बात कर रहा था स्टार। कि हमारे एसेट्स हैं, आपकी आवाज, आपके गाने, आर चाइल्डहुड, आर टीनेज एसेट्स। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं साथियों। आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गपशप का सिलसिला जारी है। मुझे पता है आज किसी का स्क्रीन के आगे से हिलने का जी नहीं कर रहा, रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज हमने कुछ यादों के दरीचे खोले हैं और कैसी खुशबूदार, महकदार, ठंडी ठंडी यादों की हवा आ रही है आलमगीर साहब की शख्सियत और इनकी बातों और इनके गानों से। आलमगीर साहब, वो जो आपके गाना था, अगेन आपके तो एक से बढ़ के एक ऐसा गाना कि जिस पे हम बात शुरू करें तो मेरा ख्याल है शाम तक ही बात चलती रहेगी, रात तक। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया, क्या, और मैं कहता हूँ वो भी एक हर घर का
आपकी यादों का हिस्सा बन गया ये गाना। बिल्कुल। इसकी हमने सुना कि कोई स्टोरी है कि पता नहीं कोई 10 गानों की डील थी और ये 11वां था और आपने बड़ी बेदिली से गाया, या कैसे, हाउ डिड इट नहीं नहीं, वो हुआ क्या था कि वो हाँ 10 गानों की मैंने 10 गाने रिकॉर्ड किए और मुझे 6 महीने लगे वो कंपोज करने में, उसकी म्यूजिक और अरेंजमेंट करने में। यानी एल्बम पूरी जो है तो एवरीथिंग वाज रेडी। वो लास्ट जब गाना मैंने किया उसी दिन फिर वो आए, प्रोड्यूसर आए और जो कहते कि मैंने कहा कि ये आपका मास्टर टेप लें 10 गानों की। कहते कि नहीं आलमगीर साहब, आपसे हमने 11 गानों की बात की थी। मैंने कहा नहीं, कहाँ 11, हमने तो 10 गाने की बात की थी, तो 10 गाने मैंने हो गया। तो दोनों वो प्रेशर डालने लगे, वो नहीं आपने क्या अभी एक और गाना करके देना है। मुझे गुस्सा भी आने लगा था, तो मैंने कहा चले मैं अब भी करके दूंगा, मैं 11वां गाना आपको। कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं, अभी रिकॉर्ड अभी मैंने कहा कि मुझे गुजराती गाने का फोक सॉन्ग थे, उसमें बहुत सारे एक्चुअली इसी टाइप के बहुत गुजराती सॉन्ग्स हैं। उसको लिया मैंने, उसमें थोड़ा सा बंगाली फोक मिक्स किया और इसको सराउंड किया चारों सूबों का म्यूजिक से। वाओ, तो वही बन गया उसी वक्त मेरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लें आपका इधर। अब 6 महीना लगाया 10 गाने, वो जो कोई नहीं सुन रहा। ये गली गली में मैं गागर थोड़ा सा सुनाइए। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो, सुन लो जरा गोरी, तुम शर्मा के थोड़ा सा बल खाई थी, वो दिन याद करो, ये तेरे काजल का रंग हुआ था मेरी आंखों के संग, गोरी तुम वो दिन याद करो, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो। आजकल कैसा म्यूजिक हो रहा है पाकिस्तान में? हाँ, आई मीन बच्चे खुश है सब, यंग जनरेशन ब्रिंगिंग द यंग म्यूजिक, बट वो द मशीन एंड द डिजिटल आके एक्चुअली हमें नुकसान किया एक तरफ से, दूसरी तरफ से दे आर एक्सेलिंग, न्यू म्यूजिक हो रहा है, एब्सोल्युटली न्यू डिजिटल म्यूजिक हो रहा है, उसका चार्म भी है, लेकिन समथिंग दैट वी आर लूजिंग इज द ओरिजिनल रियल स्पिरिचुअल म्यूजिक जो हमारे होते थे। हमारे ज़माने में मैं भी पॉप म्यूजिक किया, लेकिन उस ज़माने में डिजिटल था ही नहीं। शुक्र, आई एम सो हैप्पी उस वक्त नहीं था, क्योंकि उसमें जो अट्रैक्शन है वो कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय मशीन। इसमें एक्चुअली हुआ कि जो जापान एंड अमेरिका एंड यूरोप, दे आर एंजॉयिंग इट बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स टू मोर एंड मोर। जितना डिजिटल होता है उतना ही प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं टू एनहांस म्यूजिक में। वो EDM का जॉनरा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, दे आर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स अराउंड द वर्ल्ड। हमें हमारा तबाह करके, हमें तबाह, you know, this is how I look at it. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कह रहे हैं शुक्र है मेरे जमाने में डिजिटल नहीं था। आई एम सो हैप्पी कि जो 70s और 80s का दौर था ना, वो उस दौर में इंडिया में, पाकिस्तान में सारे जो सुपरस्टार्स थे, दे वर 10 इंडिया में, 10-15 पाकिस्तान में थे ना, जो वो अनबिलीवेबल मैजिकल आर्टिस्ट थे। और उस दौरान बिकॉज दे वर नॉट डिजिटल, और अब जो है ना कोई सीखना भी नहीं चाह रहा है, दे डू नॉट वांट टू फॉलो दो, सब कोई शॉर्टकट निकाल रहे हैं, बस कंप्यूटर में से सुर में नहीं है तो वो कंप्यूटर से सुर में ले आए। मतलब मैं भी 2-3 दिन के अंदर गाना बना सकता हूं, कोई भी सिंगर बन सकता है इसमें, कोई भी सिंगर बन सकता है, कोई भी सिंगर बन सकता है, बिकॉज कंप्यूटर विल हेल्प यू टू कंप्लीट जो आपका खामी है वो कंप्यूटर पूरी कर देगा। पूरी कर। अच्छा आलमगीर साहब, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपने पाकिस्तान की तकरीबन हर रीजनल लैंग्वेज में, सिंधी, पश्तो, सराइकी, पंजाबी, पोठोहारी, बलोची, बराम, मतलब कोई हार्डली कोई लैंग्वेज है जिसमें जिसका फ्लेवर आपकी गायकी में नहीं मिलता। कोई एक इस वक्त हमें
अब ज़ाहिर है सारी ज़बानों में तो हम नहीं सुन सकते, नहीं। बट वन सॉन्ग व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में। लैला हो लैला प्यारा बारा सैला मिजाजिए, लैला हो लैला प्यारा बारा सैला मिजाजिए, लैला मिजाजिए, लैला मिजाजिए, लैला लैला हो लैला प्यारा बारा सैला मिजाजिए, लैला हो लैला प्यारा बारा सैला मिजाजिए। लैला बलोची का कितना खूबसूरत गाना। अच्छा क्या क्या किया जा सकता है? देखिए इस वक्त एक रेंज ऑफ टीवी चैनल्स है, प्राइवेट टीवी इंडस्ट्री हमारी बड़ी बूम पे है, पीटीवी अपनी सी कोशिश करता रहता है, हमारा एक प्रोग्राम है रात गए तो बड़े अरसे से चल रहा, आजकल नहीं चल रहा लेकिन वो भी ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, लाइव म्यूजिक। व्हाट शुड बी डन इन दिस कंट्री कि वो वाला म्यूजिक जिसको आप अभी याद कर रहे हैं, जिसकी जड़ें क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ी नहीं है, उसको हम रिवाइव कर सकें? कोई एक दो इसमें तो टिप्स। जो न्यू जनरेशन है उसमें से ओनली दे कैन हेल्प, इसलिए कि और तो कोई नहीं। और जो बड़े बड़े नाम थे, नूरजहान में फरीदा खान, मेहदी हसन, वो सब चले गए एंड नोबडी। होता क्या था कि कोई ना कोई एक दूसरे को फिर फॉलो कर रहे होते तो वो आ जाते थे, तो उसको प्रिजर्व रहता था। यानी फ्लैग बेयरर जो है ना, आप झंडा पिछली नस्ल को पकड़ाते जाते थे तो जब फ्लैग पकड़ा वाज जाता देयर। तो एकदम से क्या हुआ, किसी ने नहीं किया, कोई फ्लैग लेकिन हुई नहीं, तो ब्लैंक हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। अब ना यंग जनरेशन में से ही ऐसे आने चाहिए जिन लोग पकड़े उसको और वो सीखे। उसको सीखे और उसमें जाके आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें वापस मिल जाए वो जो मेरा हमारा ट्रू। ये पॉसिबल है ह्यूमन, ये पॉसिबल या इट्स टू लेट? नहीं अभी भी है, टाइम है, लेकिन अगर तेरा इसको मैं तो इसमें आई वांट टू फॉल, लेकिन मेरी तरह और भी जो है ना अब तो प्रवीण है, और भी ऐसे हम लोग अगर इसको इनकरेज करके यंग जनरेशन को फॉलो करने के लिए कोशिश करें कि उनमें से कुछ थोड़े से भी आ जाएं कि इस तरफ आए ना क्लासिकल। वैसे बहुत से हमारे आर्टिस्ट यंगस्टर्स कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल Okay, सभी बिल्कुल है। डिजिटाइज ही हो गए भी हैं। कवाली हो रहा है, which is a part of classical भी है, Exactly, and कह which is सकते very हैं। encouraging. तो which is very good कि नुसरत साहब की वजह से there are so many another कव्वाली का हमारा कव्वाली genre का बड़ा strong fantastic genre राहत फतेह अली already we have see we have only one or two राहत फतेह अली, आबिदा परवीन, And maybe 2 or 3 more, but That's, the list you is know, very short. very short। आलमगीर साहब, आपने एक बीमारी को फाइट किया, आपने मौत को बड़े करीब से देखा और यू केम बैक टू लाइफ। कैसे किया ये? ओह माय गॉड, पहले तो मैं डर गया था ना कि जब डॉक्टर ने मुझे कहा, जो नेफ्रोलॉजिस्ट थी मेरी, उन्होंने कहा शी सेड के आलमगीर अब 1 महीना में तुम्हारा डायलिसिस शुरू होगा। मैं रो पड़ा और फिर उन्होंने शाबाशी दी मुझे। फिर मैंने कहा कि 1 महीने में इनका शुरू हो रहा है, इसका मतलब है डायलिसिस शुरू हुई तो मैं तो अब मौत की तरफ। अब मैं क्या करूं, क्या इससे पहले कोई चीज़ करूं कि जिससे मैंने कहा कि मैं भागा मक्का शरीफ उम्रा करने। मैंने कहा बाद में नहीं कर सकूंगा, डायलिसिस शुरू हो गई फिर तो मैं वो भी नहीं कर सकता। मैं चला गया, तो जब वो उम्र ख़त्म हुई ना तो उसी वक्त मगरिब का टाइम हुआ। मगरिब में मैं खुश हुआ कि अरे मगरिब नमाज भी मैं मक्का शरीफ में पढ़ूंगा। तो वो जो मक्का शरीफ में जो मगरिब का नमाज शुरू हुआ, तो वो जो लीड कर रहे थे नमाज, वो थे फेमस कारी मिशारी। ओके, मिशारी, और उनकी इतनी अच्छी आवाज़, मैंने उनको सुना। फिर मैं जब वापस गया जाके उनका एक दुआ अब मैं सुनाना चाहता हूँ। एक मैंने वो दुआ इसी से एंड भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। ये एक दुआ मैंने उनका सुना तो मैंने वो हिफ्ज़ कर लिया, मेरे दिल में बैठा लिया और मैं करते रहता हूँ रिसाइट उसको। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम।
लुत्फ आ गया, क्या समा बांधा है आपने। ये तो अल्लाह ताला आपकी इस फिलॉसफी का दुआ end को है। हम सब की दुआओं में शामिल करके कबूल फरमाए। बहुत लुत्फ आया, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच। आप सबका शुक्रिया, आपने आलमगीर साहब के साथ और मेरे साथ ये स्पेशल एपिसोड ब्रेकफास्ट एट होम का एंजॉय किया। हम सबकी दुआएं आपके लिए और आपकी दुआएं हमारे लिए। आज हमने वो मेमोरीज आपके साथ शेयर की हैं जो हम सबकी ज़िंदगी का एसेट है, साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।